नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट बजटिंग। तो गवर्नमेंट बजटिंग में हमने कई सारी चीजें देखी थी और जो आप चार्ट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चार्ट हमने आज समझना है और देखेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार द्वारा बजट को तैयार किया जाता है। ये जितने भी आप बजट के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट्स इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि हम इनको बजटिंग टूल्स कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। बजटिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? बजटिंग कैन बी डिफाइंड एज, आई रिपीट, बजटिंग कैन बी डिफाइंड एज द इंटायर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। सरकार की जितनी आमदनी होगी यानी कि रिसीट्स, और सरकार के जितने खर्चे होंगे एक्सपेंडिचर्स, इन सारी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को एक जगह लिखा जाए, उस चीज को हम बजट कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में इसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। तो जो कंपोनेंट्स बजट के दे रखे हैं, द बजट कंपोनेंट्स आर टू। दो टाइप के बजट कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है रेवेन्यू बजट और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल बजट। जब रेवेन्यू बजट की बात करी जाती है तो रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि रेवेन्यू नेचर की है। आई रिपीट, कोई भी ऐसी चीज जो रेवेन्यू नेचर की है। तो कल मैंने आपको बताया था एनीथिंग विच इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, ये चीज ऐसी होती है जो दिन प्रतिदिन होती है, यानी कि डे टू डे। ये डे टू डे होती है, रिपीटेड होती है, रिकरिंग होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेवेन्यू बजट कहते हैं। और दूसरे टाइप का जो बजट होता है उसे हम कैपिटल बजट कहते हैं। कैपिटल बजट वो बजट होता है जो कि कैपिटल नेचर का होता है। तो जब कैपिटल नेचर की बात हो, उसमें यह देखना बहुत जरूरी है या यह समझना बहुत जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि ये कैपिटल नेचर का है, यानी लॉन्ग टर्म नेचर का है, यानी नॉन रिकरिंग नेचर का है। रिपीट नहीं होगा, रिकर नहीं होगा, और इसका फायदा हमें काफी आगे चल के प्राप्त होगा। तो इसको हम कैपिटल बजट बोलते हैं। तो दोनों टाइप का बजट जो है हमने यहां पर लिखा है। रेवेन्यू बजट को सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रेवेन्यू बजट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आई रिपीट, इट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और कैपिटल बजट को डिवाइड किया जाता है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। तो हम ये समझेंगे कि ये जो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते क्या हैं, किस तरीके से अप्लाई होते हैं, इस चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे और आपको कोई भी शंका या डाउट नहीं रहेगा दिमाग में कि ये होता क्या है। ये चीज एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को यहां पर देखा जाता है। तो आइए देखें। पहला है रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। मैं इसको इतनी बढ़िया तरीके से आपको क्लियर करूंगा कि आपको कोई डाउट, कोई शंका दिमाग में कभी नहीं होगी एज टू किस तरीके से ये रिसीट्स एक्सपेंडिचर्स चलते हैं। ठीक है जी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंडिचर्स या रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, रिपीटिंग एक्सपेंडिचर्स। तो आपके कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि आप डे टू डे करते हो एज स्टूडेंट्स? अगर आप घर से दूर रहते हो तो डे टू डे बेसिस पे आप रेंट पे करते हो, मंथली बेसिस पे आप रेंट देते हो, ये आपका डे टू डे खर्चा है। आप अपनी कैंटीन का बिल, पीजी का बिल या टिफिन का बिल या जो भी किचन का बिल, खाने पीने का बिल देते हो, वो आपका रिकरिंग है, रोज देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल रोज देना है, फोन का रिचार्ज रोज देना है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो, बस, मेट्रो जिसमें भी आप जाते हैं रोज देना है। ये सारे खर्चे रोज देने हैं, ये रिकरिंग खर्चे माने जाते हैं। दीज आर कंसिडर्ड टू बी रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यहां पे मेंशन्ड है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर डे टू डे रिपीटेड एक्सपेंडिचर्स। ये डे टू डे रिपीटेड एक्सपेंडिचर्स यहां पर इंक्लूड करे जाते हैं और ये एक्सपेंडिचर्स वो है जिस तरीके से आपकी हमारी आम जिंदगी में
जो हम खर्चे करते हैं रोजमर्रे के, उसी तरीके से रोजमर्रे के खर्चे भारत सरकार किन चीजों पे करती है, यह देखने वाली बात है। तो भारत सरकार जिन चीजों पे खर्चे करती है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करी जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन चीजों पे खर्चे करती है, इसको यहां पर इंक्लूड करे जाए तो हमें क्या मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करती है सैलरीज पे और खर्च करती है पेंशन्स पे। भाई जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जैसे ग्रेड ए एम्प्लॉइज, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ग्रेड बी एम्प्लॉइज, ग्रेड सी एम्प्लॉइज, ग्रेड डी एम्प्लॉइज, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं उन सबको पेमेंट करना, आर्म्ड फोर्सेस के जितने पर्सोनल हैं उनको पेमेंट करना, और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सबको पेमेंट करना। रिटायरमेंट के बाद आर्म्ड फोर्सेस के जितने ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सबको पेंशन भी दी जाती है, तो पेंशन देना। क्या ये बार बार होता है? बिल्कुल होता है। तो सैलरीज और पेंशन्स, ये सारे जो खर्चे हैं रिपीटेड खर्चे हैं। उसी तरीके से और खर्चों में आती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज जैसे कि फूड सब्सिडी हुआ, सब्सिडीज जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी हुआ, सब्सिडीज जो हेल्थ दवाइयों की सब्सिडीज हैं, ऐसी ना तमाम सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है। जैसे आयुष्मान भारत योजना में आपको फ्री हेल्थ चेकअप है, तो डॉक्टर्स की सब्सिडीज है, अब ये जितनी बार तबीयत खराब होगी उतनी बार जाएगा। जो लोग महीने महीने की दवाइयां खाते हैं उन सबको जाएगा। जो लोग फूड सब्सिडी लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए किलो में जो दाल चावल गेहूं खरीदते हैं, अब तो खैर वो भी चार्ज नहीं होता है, तो ये भी पूरी तरीके से सब्सिडाइज्ड है, ये भी जाएगा। तो फूड सब्सिडीज होती हैं। फार्मर्स को कई सारी सब्सिडीज मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी सब्सिडी जो किसानों को दी जाती है वो होती है फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये आती है। तो ये सारी सब्सिडीज जो है, आप मान के चले, ये बार बार देनी है। भाई खाना तो इंसान रोज ही खाएगा, तो फूड सब्सिडी गवर्नमेंट राशन की दुकान पीडीएस के जरिए हर महीने देती है, हर रोज देती है, जितनी बार कंज्यूम करोगे उतनी बार देती है, तो रिपीटेड खर्चा है। तो ये सब्सिडीज यहां पर आती हैं। फिर गवर्नमेंट के अपने खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, वाटर के खर्चे, बेसिकली ऑपरेशनल खर्चे। और जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे खर्चे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो ये जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप और हम रोज के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल या फोन बिल या रिचार्ज बिल या ट्रांसपोर्टेशन बिल देते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये खर्चे मीट करती है। तो ये ऑपरेशनल खर्चे होते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा, ऐसे तमाम खर्चे हैं, और कोई भी खर्चा, मतलब इसमें यहां पे पूरी लिस्ट में आपको यहां पे सारे नाम नहीं मिल सकते, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा खर्चा आया जो आप सोच के चलिए ये सारे खर्चे आपको बार बार करने पड़ेंगे ये चीजें कंज्यूम करने के लिए, उन सारे खर्चों को किस नेचर में डालोगे? रेवेन्यू नेचर में डालोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। फिर बात होती है रेवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू रिसीट्स यानी ऐसी रसीदें जो कि रेवेन्यू नेचर की हैं। रेवेन्यू नेचर की रसीदों का मतलब यह है कि ये डे टू डे रिसीट्स, रोजमर्रे की रिसीट्स हैं, शॉर्ट टर्म रिसीट्स हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। पहला पार्ट होता है टैक्सेशन रेवेन्यू। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज टैक्सेशन रेवेन्यू। इसमें टैक्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। So it is in 2 parts, direct tax, indirect tax, tax revenues. तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हम बजटिंग अभी पढ़ रहे हैं। जो उसके बाद वाले टॉपिक्स है वो है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। यहां पर मैं आपको बहुत बेसिक चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की समझा देता हूं। तो जब बात होती है डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली देते हैं, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स और डिपॉजिशन ऑफ टैक्स। जो बंदा टैक्स डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट ऑफ टैक्स, दिस इज डन बाय द सेम पर्सन। ये एक ही बंदा डिपॉजिट कराता है, दिस इज डन बाय द सेम पर्सन। तो अगर एक ही बंदा ये डिपॉजिट कराए, मतलब जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है वो ही अगर भारत सरकार के पास टैक्स डिपॉजिट करा रहा है, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी कि हमारी इनकम पे टैक्स लगा है। आप ये मान के चले, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा है
वो टैक्स डायरेक्टली भारत सरकार को जमा किया जाता है और वो ही जमा कराता है, वो ही डिपॉजिट कराता है जिसकी टैक्स की लायबिलिटी होती है। इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसे आप मान के चले जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिसके ऊपर है। इंसिडेंस का मतलब होता है लायबिलिटी ऑफ टैक्स। जिसके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो ही बंदा टैक्स डिपॉजिट नहीं कराता है। तो जिसके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो बंदा टैक्स डिपॉजिट नहीं कराता है, टैक्स उसके बिहाफ पे कोई और डिपॉजिट कराता है। ऐसे टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई जिसकी लायबिलिटी है पे तो वही करेगा, अगर मेरी लायबिलिटी है पे तो मैं ही करूंगा, लेकिन डिपॉजिट सरकार को मैं नहीं कराऊंगा, इसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहा जाता है। तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात होती है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जीएसटी। अब जीएसटी में क्या होता है, आप जो गुड्स एंड सर्विसेज तमाम चीजें खरीदते हो, जो भी हम चीजें खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, इन सब पे टैक्स भरते हैं। इस टैक्स को आप लोग क्या बोलते हो, जीएसटी बोलते हो। अब इस चीज पे आपने जीएसटी किसको दिया, आपने दिया रिटेलर को, ठीक है। रिटेलर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर किसको देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो देखिए दिया इस पे कंज्यूमर ने, लेकिन डिपॉजिट किसने कराया, मैन्युफैक्चरर ने। इस वजह से इसे इनडायरेक्ट टैक्स का नाम दिया जाता है। इट इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस किस तरीके से यहां पर इंक्लूडेड है, और यही टैक्सेशन रेवेन्यूज हैं जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं। तो एग्जांपल देते हैं आपको, रोज के हिसाब से खाना कंज्यूम करते हो, खाना, मसाले, अचार, सब्जी, ठीक है, बर्तन, अब ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आपने कंज्यूम करा, इन सब पे आपने इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी भरा है। गैस, बिजली, ये सारी चीजें हैं, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों पे आपने जीएसटी भरा है। तो जो जीएसटी हम भर रहे हैं वो रोज भर रहे हैं, जितनी बार लाइट चलेगी उतनी बार जीएसटी जाएगा, जितनी बार फोन यूज करोगे उतनी बार जीएसटी जाएगा। यहां खड़े खड़े अभी मैं इस वक्त कम से कम 10 चीजों पे जीएसटी पे कर रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स है। जो मेरी इनकम होती है, इनकम कब होती है, जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैं काम करता हूं, और ऐसी तमाम लोग, करोड़ों लोग काम करते हैं। तो जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे इनकम होती जाती है, और जैसे जैसे इनकम होती जाती है वैसे वैसे उस पर टैक्स बनता है। तो रोज मैं इनकम कमाता हूं, रोज टैक्स बनता है, तो रोज टैक्स बनता है तो रोज डिपॉजिट कराना है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। सो दिस इज कॉल्ड एज टैक्सेशन रेवेन्यूज। इसको टैक्सेशन रेवेन्यू कहा जाता है। तो टैक्सेशन रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, और दूसरी तरफ दूसरे टाइप का आता है नॉन टैक्सेशन रेवेन्यूज। नॉन टैक्सेशन रेवेन्यूज, non-taxation revenues includes फीस। गवर्नमेंट तमाम चीजों पे फीस लेती है। आप गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरे, उस पर फीस भरनी पड़ती है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें फीस है, ड्राइवर्स लाइसेंस फीस है, ये सब फीस भरनी पड़ती है ना। आधार कार्ड को अप्लाई करो उसकी भी फीस है। तो ये फीस है, ये सरकार का रेवेन्यू है, लेकिन टैक्स से रेवेन्यू नहीं आया है। दिस रेवेन्यू हैज नॉट कम फ्रॉम टैक्स। तो ये जो फीस है ये नॉन टैक्सेशन रेवेन्यूज में आती है। उसके बाद आता है फाइन्स, उसके बाद आता है पेनल्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेनल्टीज भी चार्ज करती है। भाई कहीं डिफॉल्ट हुआ है तो पेनल्टी होगा, फाइन लगता है। जो लोग रूल्स तोड़ते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, लेट डिपॉजिट कुछ कराया, कोई और जुर्माना भरना पड़ गया, तो ये सारी चीजों पे फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज ये सारे के सारे भारत सरकार के रिसीट्स हैं। ये आए दिन के रिपीटेड रिसीट, जितनी बार ऑफेंस करोगे उतनी बार फाइन भरना पड़ेगा, जितनी बार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ोगे उतनी बार फाइन भरना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स कहलाई जाती है। इनको कहा जाता है नॉन टैक्सेशन रेवेन्यूज। तो आप ये ध्यान रखें कि ये रेवेन्यू बजट हमने पढ़ा है जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्लियर कट आते हैं। अब चलते हैं समझने के लिए कैपिटल बजट। लेट्स अंडरस्टैंड कैपिटल बजट। Capital receipts and
कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस चीज को कैपिटल बजट कहा जाता है। तो कैपिटल बजट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बताओ बताओ। समथिंग ऑफ कैपिटल नेचर, जो चीज कैपिटल नेचर की होती है। तो जो भी चीज कैपिटल नेचर की हो उसे हम कैपिटल बजट कहते हैं, और वो यहां आता है अंडर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। यानी कैपिटल नेचर लॉन्ग टर्म नेचर है। अब वो लॉन्ग टर्म नेचर में क्या क्या आता है आइए देखें। सो कैपिटल रिसीट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग। ये आपको इन डिटेल अभी समझाया जाएगा, आप समझ जाएंगे। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भारत सरकार के लिए क्या होती हैं आइए देखते हैं। किसी भी तरह का सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम और लाइसेंसेस, उसके बाद आता है सेल, या तो अब इसमें कोई आपने एसेट बचा, या सेल ऑफ शेयर्स, जिसको सरकारी भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, सेल ऑफ एसेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एसेट था, एक जमीन थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत नहीं थी, उन्होंने बेच दी। तो जब बेचोगे ऐसी जमीन, या ऐसा मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेडियम बेच दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लैंड बेच दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रोड बेच दी, कुछ बेच दिया, तो जो आपने बेचा और उसके अवज में जो आपको पैसा मिला, ये लॉन्ग टर्म पैसा है, ये रोज रोज नहीं होता, ये रिपीटेड नहीं है, रिकरिंग नहीं है, तो उसको कैपिटल नेचर कहा जाता है। ये कैपिटल नेचर की रसीद होती है। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेक्ट्रम बेचती है। स्पेक्ट्रम जैसे कि 5G स्पेक्ट्रम बेच दिया, या कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन कर दिया, जैसे होता है ना मिनरल्स और उसका एक्सप्लोरेशन का ऑक्शंस होते हैं, कोल ब्लॉक्स का, सैंड का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाइसेंस देना पड़ता है, स्पेक्ट्रम देना पड़ता है, उसकी फीस मिलती है। तो जो फीस मिलती है उसके जरिए पैसा आया, वो भी आपकी रसीट है, लॉन्ग टर्म रसीट है। 20-20 साल के लाइसेंसेस है, बार बार तो पैसा आता नहीं है, तो ये क्या है? कैपिटल रसीट मानी जाती है। फिर आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा पॉपुलर तरीका हो गया है पैसा कमाने का, वो है अपनी कंपनीज में। अपनी कंपनीज यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं, जिनको आप PSUs के नाम से जानते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, LIC है, NTPC है, NHAI है, SAIL है, सब कुछ तमाम कंपनीज हैं। ये सारी की सारी कंपनीज अपने शेयर्स बेचते हैं, दे सेल देयर शेयर्स। तो अब ये सरकारी कंपनीज हैं। अब सरकारी कंपनीज जो हैं उनका मैनेजमेंट तो चलो वो होता है कंपनी की तरह, लेकिन शेयर्स जिसके हाथ में होते हैं, कंपनी का डिसीजन मेकर वही होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर्स उस कंपनी में पब्लिक के सामने ऑफर करती है। जब उन शेयर्स को पब्लिक के सामने ऑफर करा जाता है तो इस प्रोसेस को, प्रणाली को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि मैंने कुछ खरीदा, पैसे देके खरीदा, इन्वेस्ट करा, मुझे मिला, कुछ शेयर्स मिले, लैंड मिला, गोल्ड मिला, जो मर्जी मिला, इन्वेस्ट करा, पैसा मुझे मिला, इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है उल्टा, कि मेरे पास जो है वो मैंने बेच दिया। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर्स, कुछ शेयर्स, मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर्स को बेचा था, इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कि अपने शेयर्स आपने स्टॉक एक्सचेंज पे रखे, लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पे वो शेयर्स खरीदे, वो पैसा भारत सरकार के पास आया, वो पैसा गवर्नमेंट की रिसीट्स है, उनको कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट आप रोज रोज नहीं करते ना, यू डोंट डू डिसइन्वेस्टमेंट एवरी डे, सो डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है इसे। और आखिरी चीज है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एयर इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करा, यानी कि एयर इंडिया को बेच दिया। पूरी की पूरी एयरलाइन बेची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, काफी हजारों करोड़ रुपए मिले, 40-50 हजार करोड़ रुपए मिल गए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिला, वो जो रिसीट है, अब ये रोज रोज थोड़ी होता है, रोज थोड़ी एयर इंडिया, एक एयर इंडिया थी, सरकारी एयरलाइन थी, वो आपने बेच दी, तो आपको पैसा मिला। तो जो पैसा मिला वो कहां पे आ गया? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स।
तो इस तरीके से कैपिटल रिसीट्स लॉन्ग टर्म रिसीट्स है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा लेती है या पैसा कमाती है वो लॉन्ग टर्म चीजों के बेसिस पे पैसा कमाया जाता है। दैट इज कैपिटल रिसीट्स। अब आ रही है बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब इसका उल्टा करिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? देखिए, परचेज ऑफ एसेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड खरीदी, क्योंकि उस लैंड पे आपको पोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, आपको वंदे भारत बनानी है, कुछ भी तमाम स्टेडियम बनाना है, कुछ भी बनाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है। बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि भारतमाला योजना, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, ये सारी योजनाएं हैं जिसके तहत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जिसे पीएम गति शक्ति योजना कहा जाता है। उसके जरिए जो आपने एसेट खरीदा, और वो आपने पैसा देके खरीदा होगा, तो आपने जमीन खरीदी, पैसा दिया, नॉर्मली किसानों से खरीदी जाती है। अब जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो जेवर एयरपोर्ट की जमीन आपने खरीदी, पैसा दिया किसानों को, जो आपने पैसा दिया वो खर्चा हुआ, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो परचेज ऑफ एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए तो लॉन्ग टर्म है, भाई जमीन रोज रोज को खरीदते नहीं हो, एक बार हाईवे बनाओगे तो वो लॉन्ग टर्म 100 साल के लिए बनता है। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करती है कंपनीज को, उसके लिए पैसे देती है कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद ली, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइजेशन कर लिया। पहले किया करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बैंक्स को नेशनलाइज करा है, टेक्सटाइल सेक्टर को नेशनलाइज करा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, नेशनलाइजेशन का मतलब है कि आपने नेशनलाइज करके अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये चीजें केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं। और ऐसी तमाम चीजें जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स, आपने हॉस्पिटल बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने रेलवे बनाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वंदे भारत चलाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बुलेट ट्रेन चलाई, कैपिटल, ये सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। तो इसका उल्टा हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसेट परचेज कर रही है, कंपनी परचेज कर रही है, या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारे के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थ्रू आउट, यहां पर हमने रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और उधर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कैटेगराइज करके यहां पे लिखा है कि किस तरीके से ये कैटेगराइज होता है और चलता है। अब इस चीज में मैंने एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल एक्सक्लूड करा है, जो मैं आपको बिल्कुल सेपरेटली समझाना चाहता हूं। इसको ध्यान से समझिएगा और इसको सेपरेटली ही ट्रीट करिएगा। डोंट ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ, जो हमने अभी समझा है उसको उसी तरीके के पार्ट में मत समझिएगा। और ये ट्रीटमेंट है लोन्स का। भारत सरकार लोन्स लेती भी है, लोन्स देती भी है। आइए देखें, लोन्स टेकन, लोन्स गिवन, टू एंड फ्रो, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी चीज को जब हम समझते हैं और यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं, तो इस पूरी चीज में जो एक चीज यहां पर आती है वो है, एंड दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन टेकन एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन गिवन। आपने लोन लिया, आपने लोन दिया। अब आप पूछोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती किससे है? सबसे लोन लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले सकती है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले सकती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, ब्रिक्स बैंक से, तमाम बैंक से जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले सकती है अलग अलग रीजंस की वजह से। और डोमेस्टिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले सकती है आरबीआई से, बैंकों से,
लोगों से, सिटीजन से, किसी से भी लोन ले सकती है। तो लोन टेकन, आपने लोन लिया, जो आपने लोन लिया वो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन है जो आपने लिया है, समथिंग दैट यू हैव टेकन। जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है, लोन टेकन, इस चीज के ऊपर आप क्या भरोगे? आप इंटरेस्ट भरोगे। तो जो इंटरेस्ट आप भरेंगे इसके ऊपर, द इंटरेस्ट विच इज गिवन, इंटरेस्ट पेड, लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करोगे। जो लोन लिया है इसके इंटरेस्ट के साथ इसका आप प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करोगे, यू विल ऑल्सो रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। सो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, so this is something which comes as a part of loans, ये लोन्स के पार्ट में आता है। तो लोन टेकन, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हुआ, राइट, और इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करा। इसी चीज को आप इंस्टॉलमेंट कहते हो, ईएमआई कहते हो, कुछ भी कह सकते हो। दूसरा कंपोनेंट है लोन गिवन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दे देती भी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लोन देती है अदर कंट्रीज को, बाकी कंट्रीज को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन देती है स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया जाता है। तो लोन दिया है, अब जो लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है इसके ऊपर क्या इनको मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव होगा, और इसी के साथ साथ जो लोन दिया है इसकी रिकवरी होगी। रिकवरी ऑफ लोन, सो दिस इज समथिंग विच इज गिवन। तो ये लोन्स है, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट है, और इंटरेस्ट के अमाउंट के बेसिस पे ये चीज चल रही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, दिस इज समथिंग विच इज डन, ये चीज करी गई है। तो लोन अमाउंट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट। तीसरी चीज है ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब आपको पता हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं, ग्रांट्स गिवन और ग्रांट्स रिसीव्ड। ग्रांट्स की जब बात करी जाती है तो उसको ध्यान रखें, ग्रांट का मतलब होता है डोनेशन, या ग्रांट का मतलब होता है एड या चैरिटी। बेसिकली कुछ ऐसा पैसा दिया गया है सरकार को, या ऐसा पैसा दिया है सरकार ने जो कि आप देते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि कुछ पैसा आपको वापस मिलेगा, उसको ग्रांट कहा जाता है। तो ग्रांट्स गिवन, ग्रांट्स रिसीव्ड, ये भी पैसों का लेन देन होता है। तो आपको ये मैंने इसलिए सेपरेटली बताया है क्योंकि जब हम इसको इकट्ठे रेवेन्यू और कैपिटल बजट में लगाकर पढ़ते हैं तो हमें इस चीज का सही मतलब प्रॉपरली समझ में नहीं आता। We don't get to know the right meaning of how it is supposed to be understood. So in this particular case, आप ध्यान रखें, यहां पर जब आप इसको इंक्लूड करते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन होता है, ये हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज ऑलवेज कैपिटल इन नेचर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने इसलिए इसका चार्ट अलग बनाया है, इसका चार्ट आप अलग से ही पढ़ेंगे, बुक्स में चार्ट इकट्ठे होगा वहां नहीं समझ में आएगा, ये अलग से पढ़ोगे आपको यूं समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज कैपिटल इन नेचर, वेयर एज इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो रेवेन्यू इन नेचर होता है। रीजन, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म या रिपीटिंग होता है, इट इज ऑलवेज रिपीटिंग 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 रिपीटिंग, रेकरिंग रेकरिंग रेकरिंग, वो रेवेन्यू नेचर होता है। इस वजह से इस कैपिटल नेचर को, रेवेन्यू नेचर को अलग अलग रखा जाता है। तो पहले इसको फिट करते हैं, यहां पर इसको इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए मैंने कैपिटल रिसीट्स में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स पहले लिख दी थी, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में क्या आएगा? जो कि आपने लोन्स लिए हैं, चाहे जहां मर्जी से लियो, लोन्स लिए हैं, वो कहां आएंगे? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में। और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? लोन्स गिवन
कौन सा अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट। और ये जो लोन्स टेकन है ये भी आपको पता है, ये भी प्रिंसिपल अमाउंट है। इस तरीके से कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यहां पर आते हैं। लोन्स रिसीव्ड एंड लोन्स गिवन, दिस इज समथिंग व्हिच इज इंक्लूडेड ओवर हियर। रेवेन्यू रिसीट्स में और यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आप ध्यान रखें, इधर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, और यहां पर आएगा नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू में इंटरेस्ट रिसीव्ड, कि इंटरेस्ट जो आप रिसीव करते हैं ये नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू है, ये टैक्सेशन रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। अब इसके साथ जो दूसरी चीज है वो है रिकवरी ऑफ लोन। जो लोन दिया है वो वापस भी मिलेगा, तो रिकवरी ऑफ लोन आएगा यहां पे, रिकवरी ऑफ लोन। और जो लोन आपने दिया है या जो लोन आपने यहां पे लिया है इसकी वापसी करनी पड़ेगी, तो इसका आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जैसा कि आप जानते हैं ये सिर्फ सारे प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं, प्रिंसिपल अमाउंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट्स, ऑल दीज आर प्रिंसिपल अमाउंट्स, ये सब यहां पे आते हैं। अब आती है बात ग्रांट्स की, बहुत जरूरी चीज। ग्रांट एक ऐसी चीज है जो कि बार बार नहीं होती, रिकरिंग नहीं होती, रिपीटिंग नहीं होती। हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार मैंने आपको यह बात समझाई थी कि ग्रांट्स जो होते हैं या कोई भी चीज जो लॉन्ग टर्म होती है या रिपीटिंग नहीं होती, रिकरिंग नहीं होती, उसको कैपिटल नेचर में इंक्लूड करा जाता है। लेकिन ग्रांट्स इकलौती एक ऐसी चीज है जो कि एक्सेप्शन है, जो रिपीटेड ना होने के बावजूद भी रेवेन्यू नेचर में आती है। तो यहां पर आता है ग्रांट्स गिवन, और इधर आता है ग्रांट्स रिसीव्ड, ग्रांट्स गिवन और ग्रांट्स रिसीव्ड। ये चीज रेवेन्यू बजट कहलाती है, कंप्लीट रेवेन्यू बजट, और ये चीज प्योर कैपिटल बजट कहलाती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इन्हीं दोनों के बेस, और ये जो है लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, लोन का इंटरेस्ट अमाउंट और ग्रांट्स, ये आप सेपरेटली ही याद रखेंगे, यू विल रिमेंबर दिस सेपरेटली। इन्हीं चीजों के आधार पे हम देखते हैं बजट बनाने के बेसिस पे क्या हमें बजट में रसीद और एक्सपेंडिचर, खर्चा, आमदनी खर्चा, इसमें हमें नुकसान है या मुनाफा है, प्रॉफिट है, लॉस है, नफा है, नुकसान है। ये तो देखना ही पड़ता है भाई कि आप पूरा खर्चा करने जा रहे हो तो आप लॉसेस में थोड़ी रहोगे। मतलब अगर आप घर का खर्चा करते हो तो आप ऐसा तो सोचते नहीं हो ना कि इतनी आमदनी है तो इतना खर्चा हो जाए, राइट। लेकिन सरकार का क्या हिसाब किताब है, इसके कंपैरिजन में यहां पर हम एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को कंपेयर करते हैं। तो एक्सपेंडिचर रिसीट्स को कंपेयर करने में अगर रिसीट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इफ रिसीट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इसे कहा जाता है सरप्लस। ये गवर्नमेंट की लैंग्वेज है, इकोनॉमिक लैंग्वेज है। हम प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज नहीं करते, मतलब प्रॉफिट लॉस होता है लेकिन वर्ड यूज नहीं करते। इफ एक्सपेंडिचर इज लेस देन रिसीट्स इट इज सरप्लस, इफ एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट्स इट इज डेफिसिट, यानी कि लॉस। तो हम एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को अलग अलग भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बजट। एग्जाम्पल, हमने लिया रेवेन्यू बजट, ठीक है जी, रेवेन्यू बजट लिया, तो रेवेन्यू बजट के आधार पे देयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देयर इज रेवेन्यू रिसीट्स। दो चीजें हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स। अगर तो रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो इसको कहा जाएगा रेवेन्यू सरप्लस, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है इसे कहा जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, भारत सरकार हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट में रहती है, वी स्टे इन रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट डे टू डे लॉस हो गया, मतलब डे टू डे मतलब आप समझ लो कि आपका खाने पीने का बिल जो है वो आपकी आमदनी से ज्यादा है, आपकी सैलरी से ज्यादा है, तो बड़ी बेवकूफी की बात है। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया कि रेवेन्यू डेफिसिट कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, तो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या करा, रेवेन्यू डेफिसिट
में से एक स्पेसिफिक एक्सपेंस ऐसा निकाला जो कि होता कैपिटल नेचर का है लेकिन रेवेन्यू में आता है। अभी बताया था मैंने आपको, क्या है? ग्रांट्स। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब फॉर्मूला बदला तो एक नया फॉर्मूला निकाला गया, इसका नाम रखा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आता है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स। ग्रांट जो है मैंने आपको बताया था वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दिया जाता है। ग्रांट दिया जाता है जब कोई मिसहैप हो जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है, कोविड आ गया, इतने लोग खत्म हो गए, तो ग्रांट्स दिए जाते हैं उस सिनारियो में। तो जो भी ग्रांट्स दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने डैमेज से रिकवर कर सकें। तो अगर आपको अपने डैमेज से रिकवर करना है, उसकी रिकवरी जो है वो देखना जरूरी है। तो वो रिकवरी जो है या वो ग्रांट्स का पैसा अगर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट में जाए, मतलब एसेट बनाया, लैंडस्लाइड आई तो आपने सड़क दोबारा बनाई, तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम सड़क बनाते हैं तो सड़क होता कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन रेवेन्यू में आ रहा है, इसलिए ग्रांट्स को हम रेवेन्यू डेफिसिट में ऐड नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। तो उससे नया फॉर्मूला बन जाता है, इसे कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव आरडी और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिर उसके बाद जो तीसरा डेफिसिट है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से आता है यह समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा अलग अलग अकाउंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स होती है टोटल रिसीट्स। ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स को कंपेयर किया जाए, अगर हम ये मानते हैं, इसको कहा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, जैसे रेवेन्यू को हमने कंपेयर करा, यहां पे रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करा था, इधर यहां कैलकुलेट करा था ना रेवेन्यू डेफिसिट, इसी तरीके से हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को कंपेयर नहीं करते। हम कभी यहां पे कैपिटल डेफिसिट या कैपिटल सरप्लस टाइप टर्म्स को यूज नहीं करते। वी डू नॉट यूज दीज टर्म्स। उसका रीजन ये है, ये टर्म्स यूज नहीं करे जाते, इसका रीजन ये है, आप सोच के देखिए, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट से ज्यादा है तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से प्लस माइनस करके तो डेफिसिट आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लेकिन क्या ये सही में लॉस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपने इंफ्रा पे खर्च करा होगा, एसेट पे खर्च करा होगा, पोर्ट बनाई होगी, सड़क बनाया होगा, रेलवे बनाया होगा, बुलेट ट्रेन बनाया होगा, हॉस्पिटल बनाया होगा, स्कूल बनाया होगा। तो ये कोई लॉस थोड़ी है, ये तो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल रिसीट्स में अगर कैपिटल रिसीट इससे ज्यादा है तो वो प्रॉफिट है। कैपिटल रिसीट में क्या है? आपने एसेट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया उठा के। अब अगर अपना घर बेच दो और पैसा मिला, उसको आप क्या प्रॉफिट बोलोगे? नहीं ना। तो ये मिसनोमर्स कहलाते हैं। तो इसलिए कैपिटल डेफिसिट और सरप्लस सही टर्म्स नहीं है। इस वजह से इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी रेवेन्यू डेफिसिट तो बोलती है, कैपिटल डेफिसिट नहीं बोलती। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स को कंपेयर किया जाए, जब इनको कंपेयर करते हैं तो इसके कंपैरिजन में एक चीज को खासकर एक्सक्लूड करते हैं। वो क्या है? तो टोटल रिसीट्स की बात करी जाए, टोटल रिसीट्स, तो टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं और कैपिटल रिसीट्स के दो हिस्से होते हैं जो मैंने आपको बताया, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स इज बेसिकली अ लोन, या आप लोन लेते हो। अब लोन के साथ खास बात यह है, तभी मैंने लोन का ट्रीटमेंट सेपरेटली कराया। जब आप लोन लेते हो तो लोन तो एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी आप रीपे कर सकते, जो कि कभी भी ले सकते हो। भाई इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, लोन दे दे, लोन दे दे, लोन दे दे, लोन दे दे। जब आप 4, 5, 10, 25 जगह से लोन ले लो तो वो डेट होता है। अब डेट तो कितना भी ले लो ना, तो डेट कोई रिसीट या प्रॉफिट थोड़ी होता है। डेट इज नॉट अ रिसीट, डेट इज नॉट अ प्रॉफिट। तो इस वजह से जब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स को कंपेयर करते हैं तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को नहीं लेते, क्योंकि ये लोन है। लोन तो आप कितना भी ले सकते हो। मुझे 1000 रुपए का, यार 1000 रुपए कम पड़ रहे हैं, लोन दे दे। अपने दोस्त से आपने पैसे मांग लिए, मतलब मान लो किसी को लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, भाई लाख रुपए दे दे। अब अगर लॉस है तो उसके बेसिस पे आपने उतना लोन ले लिया,
तो लोन कोई ऐसे लेके तो रखेगा नहीं, पहले लॉस कैलकुलेट करेगा फिर लोन लेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी ये करती है, अपने सारे खर्चे टोटल करती है, टोटल एक्सपेंडिचर, और देखती है क्या टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स से ज्यादा है। अगर ये रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स से ज्यादा है तो इसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, हमने बोरोइंग्स को हटा दिया। बोरोइंग्स का मतलब है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ये नहीं आती। या इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ये चीज यहां पे आती है, इसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, एफडी, फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट कहलाया जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट में हमने टोटल खर्चा लिया, लेकिन रसीदों में हमने सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स ली। रेवेन्यू नेचर में क्या आता है, टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू, और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जिसमें क्या आता है, सिर्फ उतना हिस्सा जो कि उधार नहीं है। ये जो डिफरेंस आएगा अगर लॉस में है तो फिस्कल डेफिसिट आएगा। तो जितना फिस्कल डेफिसिट होता है बेसिकली आप उतना लोन लेते हो, इसलिए डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स यहां पे नहीं आती, क्योंकि हम उतना ही लोन लेते हैं जितना फिस्कल डेफिसिट में आता है। और चौथा डेफिसिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लिए कैलकुलेट करती है उसे कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहां पर ऊपर डेट नहीं लिया और अगले डेफिसिट पे उसी डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं हमने इंटरेस्ट भी नहीं लिया, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी एक्सक्लूड कर दिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हटा दिए। तो बेसिकली लोन का इंपैक्ट, जो लोन लेते हैं वो यहां नहीं लिया, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट का इंपैक्ट भी हटा दिया, ये प्राइमरी डेफिसिट है। तो भारत सरकार इफेक्टिवली 4 डेफिसिट्स कैलकुलेट करती है। तो आप देख सकते हैं, पहला डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा है फिस्कल डेफिसिट और चौथा है प्राइमरी डेफिसिट। और यह है हमारा गवर्नमेंट बजटिंग, जिसमें हमने पढ़ा 2 टाइप के अकाउंट्स या कंपोनेंट्स या टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू, कैपिटल, और उसके आधार पे हमने टोटल बाइफर्केशन करा और यहां पर हमने इन टोटालिटी डेफिसिट्स को इंक्लूड करा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।